Hello everyone, welcome back to our social science class. Students, we were doing our chapter 13 of DAV class 7 social science, Delhi Sultanate, in which we had studied about two different dynasties, Muslim dynasties that ruled over India after the invasion of Muhammad Ghori. ठीक है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने किया। मोहम्मद गौरी ने किसको अपॉइंट कर दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसके साथ की शुरुआत हो गई थी स्लेव डायनेस्टी की। और स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर को हराने के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी जिसने भारत पर रूल किया दैट वाज खिलजी डायनेस्टी। आपकी बुक में स्पेलिंग ए के साथ दी हुई है तो इट इज़ खलजी डायनेस्टी। एंड लास्ट हमने पढ़ा था कि कैसे खलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर को हराकर एक नए वंश की शुरुआत हुई जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग अपनी आज की क्लास में पढ़ेंगे। Let's begin our today's class. So today we'll learn about the Tughlaq dynasty, how it worked in India, how it ruled in India, and that began with Ghiyasuddin Tughlaq, who started his rule in 1320 and he ruled till 25, 5 साल. The Tughlaq dynasty was founded by Ghiyasuddin Tughlaq, who rose from an ordinary position to a high position of governor of the frontier. कैसे वो एक छोटी सी पोस्ट पर था, लेकिन अपनी काबिलियत के कारण आप कह सकते हो वो जो है कहाँ तक पहुँच गया, गवर्नर की पोजीशन तक पहुँच गया। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक बहुत ही महान योद्धा और एक अच्छा शासक आप कह सकते हो, प्रशासन चलाने वाला आप कह सकते हो। ही कंसोलिडेटेड द स्कैटर्ड सल्तनत एंड रिस्टोर्ड पीस एंड ऑर्डर as the whole country was in the grip of unrest, lawlessness. तो जो लास्ट रूलर थे खलजी डायनेस्टी के, they were not so powerful. तो इस कारण से दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे क्या हो गई थी, बिखर गई थी। तो what he did, he कंसोलिडेट होता है इकट्ठा करना। ओके बेटा, कंसोलिडेट होता है इकट्ठा करना। तो उसने क्या किया, उसने जो भी स्कैटर्ड पार्ट्स थे उन सबको इकट्ठा किया, दोबारा से जो है अपने एरिया में कह लो, सल्तनत में कह लो, उसने पीस एंड ऑर्डर, शांति स्थापित की, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा पूरे तरीके से बिखर चुके थे एंड एवरीथिंग वाज टोटली अनरेस्ट एंड लॉलेसनेस, देयर वाज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। ही वाज अ काइंड रूलर। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स ही इवन विड्रू सम ऑफ द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन देम। उसने किसानों के लिए भी देखो काम किया, उनकी हालत सुधर सके। क्या किया उसने उसके लिए, उसने कुछ टैक्सेस कम कर दिए। ओके, जो कि खलजी वंश के राजाओं ने, अलाउद्दीन ने क्या कर दिया था, टैक्सेस बढ़ा दिए थे, लेकिन इसने वो टैक्सेस कम कर दिए। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट व्हेन अ पंडाल सेटअप फॉर हिज वेलकम फेल ऑन हिम। और इसकी डेथ कैसे हुई, इसके वेलकम के लिए कोई पंडाल होता है एक प्रॉपर जो स्टेज टाइप इसके लिए सजाया गया था, और स्टेज के ऊपर से भी वो कवर था फ्लावर्स के साथ या वॉट एवर, बैम्बूज लगा के जो है उसको पूरा कवर किया गया था। वो पंडाल ही अचानक से उसके ऊपर गिर गया एंड इट इज़ सेड दैट इट वाज द रिजल्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी हैज्ड बाय हिज सन जूना खान फॉर अर्ली ऑक्यूपेशन ऑफ द थ्रोन। और ऐसा माना जाता है कि ये किसने किया, या ये किसी की चाल थी, और वो चाल किसकी थी, उसी के बेटे जूना खान की, जो कि गद्दी पर बैठना चाहता था। ठीक है, तो उसके बेटे की ही ऐसा माना जाता है कि उसने ही प्लानिंग करके अपने फादर को मरवा दिया। एंड आफ्टर दैट व्हाट ही ट्राइड टू टेक ओवर द थ्रोन। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर जूना खान टुक द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो अपने फादर की डेथ के बाद क्या हुआ, जूना खान ने अपना नाम बदल लिया, और अपना नाम बदल के उसने क्या रखा, मोहम्मद बिन तुगलक। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। सो रिमेंबर इट कि जूना खान कौन था और उसने अपना नाम बदलकर क्या रखा, या ये हो सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम क्या था। And became the Sultan in 1325.
और 1325 में जो है वो खुद रूलर बन गया। ही वॉज अ लर्नड पर्सन। ही अपोज द इंटरफेरेंस ऑफ द उलेमाज इन द मैटर्स ऑफ द स्टेट। अब देखो अलाउद्दीन के बारे में हमने पढ़ा था कि वो जो है मुल्लाज को, उलेमाज को राजनीतिक बातों में बोलने नहीं देते थे। तो उन्हीं की तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने भी वही तरीका अपनाया। ही जस्ट अपोज्ड, उसने बोला कि जो उलेमाज है, जो रिलीजियस गुरुज हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बोलना दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ही टुक मैनी स्टेप्स टू कंसोलिडेट द सल्तनत, और उसने भी अपने पूरे सल्तनत को बनाए रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। उसने सबसे पहले तो अपनी जो है राजधानी है वो बदली, कहाँ से, दिल्ली से देवगिरी। टू अवॉइड द फरी ऑफ अटैक्स ऑफ मंगोल्स एंड टू एक्सरसाइज बेटर कंट्रोल ऑन द डेक्कन। अब ऐसा उसने किया क्यों? दो कारण थे उसके, दिल्ली से देवगिरी। देखो बेटा, दिल्ली अगर हम लोग बात करें नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है, सपोज दिस इज इंडिया, है ना, तो दिल्ली आपका नॉर्थ इंडिया में, देवगिरी आपका साउथ इंडिया में है। तो उसने अपनी राजधानी नॉर्थ से साउथ में शिफ्ट कर ली। अब इसका कारण क्या था? पहला कारण था उत्तरी भारत में जो है मंगोल्स अटैक कर रहे थे, तो उनके अटैक को अवॉइड करने के लिए, ताकि वो जो है उसके ऊपर अटैक डायरेक्टली ना कर पाए। दूसरा, टू हैव द बेटर कंट्रोल ऑन द डेक्कन। डेक्कन किसको बोलते हैं? भारत का ये जो दक्षिणी हिस्सा है इसी को हम डेक्कन बोलते हैं। तो डेक्कन मतलब दक्षिण। तो भारत के दक्षिण भाग को पूरे तरीके से अच्छे से कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया? अपनी राजधानी उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में शिफ्ट कर ली। बट इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इट कॉज्ड मैनी हार्डशिप। ऑफकोर्स उस समय कोई इतनी अच्छी फैसिलिटी तो थी नहीं कि एरोप्लेन में बैठे और झट से पहुंच गए, या बस में बैठे और झट से पहुंच गए। तो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत प्रॉब्लम आती थी नॉर्थ टू साउथ। अभी पूरे भारत में उन्होंने अपना राज्य तो स्थापित कर लिया, पर पूरे इंडिया को कंट्रोल करना एक जगह बैठे बैठे वॉज नॉट पॉसिबल। तो दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इट क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर देम। मैनी पीपल डाइड ऑन द वे टू देवगिरी। अब हुआ क्या? देवगिरी जाते जाते बहुत सारे लोग तो रास्ते में ही मर गए, विच वॉज 950 किलोमीटर अवे, क्योंकि वो कितनी दूर था? दिल्ली से 950 किलोमीटर। ऑन द अदर हैंड हिज एब्सेंस फ्रॉम द नॉर्थ एनकरेज फ्रीक्वेंट अटैक्स फ्रॉम मंगोल। अब देखो, वो मंगोल्स के अटैक को ही क्या करना चाहता था? अवॉइड करना चाहता था, मतलब ही डिड नॉट वांट टू फेस देम। तो मंगोल्स को तो मौका मिल गया, उत्तरी भारत में वो लोग अटैक करते थे, वहाँ पे पहले वो बैठा था या कोई भी राजा था, तो अटैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा। लेकिन राजा तो चला गया, कहाँ चला गया? वो साउथ में मूव हो गया। तो क्या हुआ? नॉर्थ इंडिया में रेगुलर अटैक्स होने लगे, किसके? मंगोल्स के। एंड आफ्टर 5 years ही ऑर्डर्ड अ retreat मतलब वापसी, which caused even greater hardship to the people. Delhi once again became the capital of सल्तनत। तो जब उसने देखा कि मंगोल्स जो है बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, सल्तनत खतरे में है, तो उसने अपना फैसला एक तरीके से वापस लिया। 5 साल बाद ही डिसाइडेड टू मूव बैक टू दिल्ली, और दोबारा से क्या किया गया? दिल्ली को अपनी राजधानी उसने बना दिया, अपनी राजधानी उसने फिर से दिल्ली को डिक्लेयर कर दिया। तो देखो बेटा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसने अपनी राजधानी दिल्ली सल्तनत के समय में दिल्ली से कहीं और शिफ्ट की थी? तो किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके, और कहाँ शिफ्ट की थी? देवगिरी में शिफ्ट की थी। नेक्स्ट इज मोहम्मद तुगलक वांटेड टू इंक्रीज हिज मिलिट्री पावर टू कंकर मोर एंड मोर टेरिटरीज एंड क्रॉस द लॉस ऑफ ऑल प्रीवियस प्रोजेक्ट। तो वो क्या, जितना भी नुकसान हुआ, पहली बात तो वो क्या चाहता था? जौन से एरियाज उनके कंट्रोल में नहीं है उनको जीते, अपनी मिलिट्री और स्ट्रांग बनाना चाहता था, प्लस जो भी उनके आज तक लॉस हुए हैं उन लॉस को कवर करना चाहता था। तो इसके लिए उसको क्या करना थी? अपनी मिलिट्री, अपनी फौज जो है और भी स्ट्रांग बनानी थी। ही इम्पोज द लैंड टैक्सेस इन दी दोआब एरिया। दोआब क्या होता है बेटा? देखो इसमें 2 वर्ड्स हैं, दो और आब। दो मतलब 2, हिंदी वाला दो। आब होता है बेटा पानी, जिसको हम इंग्लिश में वाटर बोलते हैं।
तो यहाँ पर आब का मतलब है रिवर। ओके, सो दो आब मतलब दो मतलब टू, आब मतलब रिवर, तो दोआब इज अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ठीक है, लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दैट एरिया इज कॉल्ड दोआब। अब देखो हम पंजाब बोलते हैं, पंजाब को पंजाब क्यों बोलते हैं? क्योंकि पंजाब में जो है 5 मेन रिवर्स फ्लो करती हैं। तो पंजाब, अब इसको भी देखो, पंज, पंज मतलब पंजाबी वाला पंज, 5, 5। आप मैंने आपको बताया रिवर, तो पंजाब लैंड ऑफ 5 रिवर्स। कौन कौन सी 5 नदियाँ हैं पंजाब में? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ये 5 नदियाँ हैं जो पंजाब में से होकर गुजरती हैं, इसलिए पंजाब को 5 नदियों का क्या कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि या धरती कहा जाता है। तो उस समय जो भी वहाँ पर रिवर्स थी, उनके दोआब एरिया पर उसने क्या किया? ही इंक्रीज द टैक्सेस, लैंड टैक्सेस उसने बढ़ा दिया एट 50% ऑफ द प्रोड्यूस। कितना की जितनी भी प्रोडक्शन होगी उसका 50% उनको एज अ टैक्स देना पड़ेगा। द पीजेंट्स हु हैड रिसेंटली सफर्ड ड्यू टू वाइड स्प्रेड फेमाइन, वो किसान जो बेचारे अभी अभी किसके कारण? नेचुरल डिजास्टर के कारण उनको सफ़र करना पड़ा था, और उनके ऊपर ही अचानक से क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया। तो दे वॉज टर्न्ड बाय द ऑर्डर, वो एकदम चौंक गए। मैनी फार्मर्स गिव अप कल्टिवेशन, बहुतों ने खेती करनी छोड़ दी। एंड दे लेफ्ट देयर लैंड बैरन, बैरन होता है बंजर, तो उन्होंने खेती करनी छोड़ दी कि खेती नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कहाँ से होगी? प्रोडक्शन नहीं होगी तो कुछ देना नहीं पड़ेगा। दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो एंडेड इन एन अटर फेलियर, तो उसका ये जो प्रोजेक्ट था, कौन सा प्रोजेक्ट? टैक्सेस बढ़ाने का, तो इट वॉज अ फेलियर, वो एक तरीके से नाकामयाब हो गया। When Muhammad bin Tughlaq realized his mistake, he not only withdrew his orders but also extended help to the farmers to resume cultivation. और जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि देखो बेटा एक साफ सी बात है, जब किसान अनाज नहीं उगाएगा तो अनाज मिलेगा कहाँ से? राइट, तो किसानों ने अनाज उगाना ही बंद कर दिया कि ले लो भाई, टैक्स किससे लोगे? टैक्स का क्या देना था उन्होंने? जितनी भी अनाज उगाएंगे उसका 50% उन्होंने टैक्स एज अ टैक्स राजा को देना था। तो उन्होंने अनाज ही उगाना छोड़ दिया, अनाज उगेगा नहीं तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा, तो इससे क्या होगी? खाने की कमी हो जाएगी। तो इससे तो वो अपनी मिलिट्री स्ट्रांग बनाना चाहता है, मिलिट्री को तो स्ट्रांग रहने के लिए फूड की ज़रूरत है, पूरे लोगों को सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत है, फूड है नहीं, फूड ख़त्म होता जा रहा है। तो फाइनली व्हाट हैपेंड? ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और फिर उसने क्या किया? जैसे ही उसने अपनी मिस्टेक उसको रियलाइज़ हुई, he took back all his orders, and not only this, he even also helped those farmers to resume cultivation, उनको दोबारा खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया, उनकी हेल्प की जिस भी तरीके से वो कर सकता था, ताकि वो किसान दोबारा से खेती करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे आपको 2 इमेजेस दिख रही हैं। ही इज़ गयासुद्दीन तुगलक हु स्टार्टेड द तुगलक डायनेस्टी, ओके, एंड उसके बाद जो जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, तो दीज वर दी 2 रूलर्स जिनके बारे में हमने स्टडी की है। द फेलियर ऑफ हिज प्रोजेक्ट्स एम्प्टेड हिज ट्रेजरी। अब देखो प्रोजेक्ट तो फेलियर था ही, क्योंकि टैक्स उसके पास आया नहीं, जो थोड़ा बहुत आता था वो उससे भी गया। लालच, लालच ही कह लो, एक तरीके का लालच था। उसने अपनी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करने के लिए फार्मर्स के ऊपर बर्डन डाल दिया, लेकिन फार्मर की तरफ से टैक्स तो आया नहीं, उल्टा अनाज की कमी हो गई। तो अब उन फार्मर्स को दोबारा कल्टीवेशन फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उसको उल्टा उनकी हेल्प करनी पड़ी। तो इससे जो खजाना था क्या होता जा रहा था? वो खाली होता जा रहा था। ही देन थॉट ऑफ इशूइंग टोकन करेंसी ऑफ कॉपर इंस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन्स। तो उसने सोचा कि अभी तक जो चांदी के सिक्के चल रहे थे उसकी जगह हम तांबे के सिक्के चलाएंगे। बट ड्यू टू इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ counterfeit coins, he had to withdraw his orders and ask the people to exchange their coins with silver coins. तो उसको लगा कि चलो जैसे जैसे मार्केट में कॉपर कॉइन्स आते रहेंगे, सिल्वर कॉइन्स निकलते रहेंगे। जैसे अभी नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में बेटा आपको याद होगा कुछ नोट तो सरकार ने तुरंत बंद कर दिए। जैसे 1000 का नोट है, नहीं चलेगा। 500 के जो पुराने नोट हैं, है ना, 1000 का,
500 के, ये वाले नोट सरकार ने तुरंत बंद कर दिए थे। लेकिन कुछ नोट क्या हैं, अभी भी मार्केट में हमारे पुराने और नए दोनों चल रहे हैं। 10 रुपीज़ का नोट पुराना भी चल रहा है, नया भी चल रहा है। 100 रुपीज़ का नोट हम पुराना भी यूज़ कर रहे हैं, नया भी यूज़ कर रहे हैं। 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, ये वो करेंसी है जो हम पुरानी और नई दोनों ही अभी तक हम लोग इनको मार्केट में इनको यूज़ कर रहे हैं। तो यही तरीका उसने अपनाया कि अपने आप फ्लो होता रहेगा, न्यू करेंसी मार्केट में जाती रहेगी, पुरानी वाली आती रहेगी। लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा, वो फ्लो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा मनी का। और उसको क्या करना पड़ा, उसको लोगों को बोलना पड़ा कि अपने मनी एक्सचेंज करो, जैसे भारत सरकार ने किया था कि पैसे बदलवा लो, है ना। 1000 के नोट बदलवाए थे हमने, 500 के नोट बदलवाए थे, तो उसने भी लोगों को क्या बोला कि एक्सचेंज योर कॉइन्स विद सिल्वर कॉइन्स। दिस कॉस्ट, अब इसके कारण भी क्या हुआ, दोबारा से बहुत सारा उसको फाइनेंशियली पैसों का नुकसान हुआ। मोहम्मद तुगलक वॉज अ मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर बट लैक्ड कॉमन सेंस। देखो उसके अंदर ना मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स मतलब वो खुद ही अपनी बहुत सारी चीज़ों में ऑपोजिट था। मीन्स टू से एक चीज़ उसके अंदर पॉजिटिव थी तो उसी का कंट्रास्ट एक नेगेटिविटी भी उसके अंदर थी। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जहाँ वो एक बहुत ही बड़ा स्कॉलर था वहीं पे बुद्धिमान था, लेकिन उसके अंदर कॉमन सेंस की कमी थी। बुद्धिमान बहुत था लेकिन कॉमन सेंस की कमी थी। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कंट्रास्ट कर रही हैं, तो इसलिए बोला है कि ही वॉज अ मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स। ही वॉज हार्श एज वेल एज लिबरल। वो सख्त भी था पर वो नरम भी था। देखो वो सख्त भी था, उसने एकदम टैक्सेस बढ़ा दिए, एकदम करेंसी बदल दी, पर फिर बाद में उसको किसानों पर दया आ गई, रूल अपना वापस ले लिया और उल्टा किसानों की फिर वो हेल्प करने लग गया। तो वो सख्त भी था और वो नरम भी था। ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज ही हैड टू फेस मैनी रेबेलियंस। रेबेलियंस होते हैं बेटा विद्रोह। उसको बहुत सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ा। दिल्ली सल्तनत के अंदर ही अपने ही लोगों का उसको क्या झेलना पड़ा, विद्रोह झेलना पड़ा। टोकन करेंसी, डू यू नो कर रहे हैं बेटा हम। टोकन करेंसी इज वन in which the face value of a coin is much higher than its metallic value. For example, in case of a 1 rupee silver coin, the value is also nearly equal to 1 rupee. अगर हम सिल्वर कॉइन की बात करते हैं तो उसकी कीमत भी बनने में भी उसका उतना ही मोल लगता था और उसकी मार्केट में भी वैल्यू उतनी ही होती थी। लेकिन बट नाउ इफ़ यू कंपेयर द वैल्यू ऑफ अ रुपी इट इज़ मच लेस देन अ रुपी। लेकिन आजकल जो मार्केट में सिक्के आ रहे हैं वो चांदी के नहीं है, वो किस चीज़ के हैं, स्टील के बने हुए हैं, है ना। तो उन सिक्कों की कीमत हम लोग 1 रुपये दे रहे हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, उससे भी कम है। सो इट इज़ अ टोकन मनी, इसलिए उनको क्या बोला गया है, टोकन मनी बोला गया। सो स्टूडेंट्स, हियर आवर today's class is over. We'll continue with the Tughlaq dynasty in our next class. Read your chapter till here. If you find any doubt, any problem, feel free to ask me beta. Till then, all of you take care and have a good day.